most beneficent, the merciful. Today we are going to start semantics. It is lecture number 1. But before we go towards the lecture, I request you all to please subscribe my English coaching classes. Your subscription will enable you to attend the classes and listen all the lectures that you are not able to go to the institutions and attend colleges or schools or academies. आइए देखते हैं सबसे पहले सिमेंटिक्स की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज़ सिमेंटिक्स? सिमेंटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मीनिंग को कहते हैं. एक सिंपल जो इसका डेफिनेशन है वो है सिमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग. Semantics is taken from Greek word semantikos. Semantikos means sign. The word meaning can be defined in many ways, but the most pertinent definition of linguists is meaning क्या होता है. जब हम ये कहते हैं कि semantics is the study of meaning, तो basically हमें पहले ये पता होना चाहिए कि meaning क्या है. Meaning is the function of signs in language. लैंग्वेज जो है वो कुछ साइंस एंड सिंबल्स हैं जो किसी थॉट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. वो जो थॉट जिसको ये सिंबल्स या साइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस थॉट को हम मीनिंग कहते हैं, और उस थॉट की स्टडी को यानी उस मीनिंग की स्टडी को हम सिमेंटिक्स कहते हैं. मीनिंग इज़ द फंक्शन ऑफ साइंस इन द लैंग्वेज. ये साइंस लैंग्वेज में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसकी स्टडी को हम मीनिंग कहते हैं. दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग कॉरिस्पॉन्ड्स टू जर्मन फिलोसोफर ल्यूडविग विटजेंस्टाइन्स definition. The meaning of the word is its use in the language. In other words, the role a word plays in the लैंग्वेज. वेरी इम्पॉर्टेंट. मीनिंग ऑफ द वर्ड से मुराद है कि किसी लफ्ज़ का लैंग्वेज में इस्तेमाल क्या है या वो क्या किरदार अदा करता है, वो क्या रोल प्ले करता है इन अ लैंग्वेज. नाउ वी विल सी कि सिमेंटिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब ये सिमेंटिक्स की स्टडीज स्टार्ट कहाँ से हुई. Meaning has interested philosophers for thousands of the years. The Greek philosophers were first people known to have debated the nature of meaning. सबसे पहले it were the Greek philosophers who debated about the nature of meaning. They held two opposing views on the subject. The first one is naturalist view. नेचुरलिस्ट व्यू का जो हामी है, जो पैरोकार है, ही इज़ प्लेटो, और फिर उसके फॉलोअर्स जो हैं यकीनन नेचुरलिस्ट व्यू को फॉलो करते रहे. मेंटेन्ड, उसने ये कहा दैट देयर वाज अ डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग. उसने कहा कि एक लफ्ज़ और उसके मीनिंग के दरमियान में एक डायरेक्ट एसोसिएशन होती है. अ वर्ड and its meaning has a direct relationship, has a direct association. वो क्या है? And its meaning and the words were only names for the objects. Words जो हैं वो mere names हैं. Idea is in the meaning. अगर आप words को किसी वर्ड के अंदर कोई आइडिया नहीं होता तो वो मीनिंगलेस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूँ दिस वर्ड गुब्सा, तो हम क्या करेंगे, हम इस वर्ड को देखते साथ ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है. Now Gubsa has no meaning. It is a mere it was randomly कि मुझे मेरे दिमाग में जो जो लेटर्स आए वो मैंने लिख दिए. इसका कोई मीनिंग नहीं है, लिहाजा ये वर्ड नहीं होगा. एक वर्ड जो होता है
वो ऑब्जेक्ट्स के नेमिंग होती है, ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, आइडियाज़ की हो सकती है, मतलब उसकी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं जो आप ऑलरेडी सिंटैक्स में गो थ्रू कर चुके हुए हैं। लिहाजा जो वर्ड्स हैं वो मीयर मैनिफेस्टेशन। लिहाजा अभी जो मैंने एक लफ्ज़ लिखा जो कि था गुब्सा, गुब्सा मतलब इट वाज जस्ट रैंडमली, इसको मैंने अभी दोबारा लिखा आपके लिए। देखिए, आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग अगर इसका नहीं है तो फिर हाउ विल वी कम टू नो कि ये वर्ड है, और हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये वर्ड नहीं होगा। वर्ड का मीनिंग होता क्या है? The concept of a word's meaning was first made explicit in Greek philosophy by Aristotle. Definitions have been particularly important for conceptual theories of meaning, which traditionally assumed a close link between concepts and definitions. Knowing the concept horse, for example, HORSE, horse, घोड़ा जो होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इज़ सिंपली द एबिलिटी टू यूज़ द वर्ड हॉर्स इन अ वे दैट अकॉर्ड्स विद और फिट्स इट्स डेफिनेशन। हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हॉर्स है क्या और इसको इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। जब हम हॉर्स की डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे, मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हॉर्स एक 4 लेग्ड एनिमल को कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वेरियस कलर्स हो सकते हैं, जो दौड़ता है, जो और बहुत सारे काम करता है। तो आप उसका इस्तेमाल हमेशा उसी जगह पर करेंगे जहाँ पर वो मीनिंग दे रहा है। अब ये 2 तरह के मीनिंग दे सकता है, एक तो वो डायरेक्ट हॉर्स घोड़ा ही होगा, एक वो ताकत के हिसाब से मीनिंग देगा जिसको हम मेटाफोरिकल मीनिंग कहते हैं। ये आगे चलकर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होते हैं और सिमेंटिक मीनिंग्स क्या होते हैं। डिक्शनरी एंड मीनिंग। Since about the 16th century, dictionaries have played an extremely important role in the way we think about and use our own language. डिक्शनरीज़ क्या है? हम डिक्शनरी हमेशा किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं? मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों के मीनिंग्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हॉर्स ही की एग्ज़ाम्पल दूँ तो हॉर्स की जो एग्ज़ाम्पल जो मीनिंग होगा वो एज सच मीनिंग नहीं हो सकता। जैसे कि गो एक वर्ड है तो गो का मीनिंग वहाँ पर मौजूद होगा, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन बी, और इसकी वेरियस फॉर्म्स हो सकती हैं। लेकिन जो हॉर्स है उसका मीनिंग नहीं होगा। हाँ, उसकी डेफिनेशन ज़रूर होगी, वो ये होगी कि इट इज़ अ नाउन, या उसकी क्वालिटीज़ लिखी गई होंगी, या उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई होगी कि एक 4 लेग्ड एनिमल होता है जिसकी आगे एक पिक्चर दी गई होगी, सिंबल्स दिए गए होंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के साइंस से उसको दिखाने की कोशिश की गई होगी कि ये हॉर्स क्या होता है। अभी हम अगर इसको डिक्शनरी पर सर्च करने की कोशिश करें तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लफ्ज़ जो हॉर्स जो एग्ज़ाम्पल है उसको सर्च किया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो हमारे पास उसकी जो सबसे पहली डिस्क्रिप्शन आई वो ये है कि इट इज़ हॉर्स इज़ अ नाउन। फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन है और फिर उसकी डेफिनेशंस दी गई हैं वेरियस। अ लार्ज एनिमल विद 4 लेग्स, अ मेन इसका जो है वो सिनोनिम है, इसको भी आगे चल के हम देखेंगे कि वो कैसे हो सकता है। एंड अ टेल, a long thick hair on its neck and a tail. Horses are used for riding on, pulling carriages, etc. Or to ride a horse, to get on a horse. He mounted his horse and rode off. She has ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स और उसका यूजेज दिया गया कि हॉर्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और सी ऑल्सो, क्लॉट, फिली, फ्लोल, गेल्डिंग, मेयर, ये उसकी वेरियस सिनोनिम्स हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। क्वार्टर्स हॉर्स, शायर हॉर्स, स्टेलियन, ये सब हॉर्स की काइंड्स होती हैं जो आप देख सकते हैं डिक्शनरी में बताई गई। Since about the 16th century, dictionaries have played an extremely important role in the ways we think about and use our language. हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक्स में जो वर्ड्स होते हैं वो 2 तरह की चीज़ों से बनते हैं, ये याद रखिएगा। एक होता है सिग्निफायर एंड द अदर वन इज़ सिग्निफाइड। सिग्निफायर क्या होता है और सिग्निफाइड क्या होता है? एक वर्ड जो होता है वो इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है।
ठीक है। सिग्निफायर, साउंड, इमेज, जैसा कि ये लफ्ज़ वर्ड है, यहाँ हम अपनी पुरानी पहले वाली एग्ज़ाम्पल हॉर्स ही को ले लेते हैं। तो हॉर्स जो है ये क्या है, ये एक साउंड है, साउंड इमेज है। हॉर्स इज़ लिंक्ड बाय एन एसोसिएटिव बॉन्ड। वो एसोसिएटिव बॉन्ड क्या है, हॉर्स के साथ, इस साउंड इमेज के साथ जो रिलेटेड चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया कि बेसिकली हॉर्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है, वो जो कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर है, जो मीनिंग है, जो थॉट है, जिसको शो करने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, इस वर्ड को जनरेट किया गया है या इस्तेमाल किया जाता है, वो सिग्निफायर है। और जिस थॉट को वो एक्सप्रेस कर रहा है वो सिग्निफाइड है। मेक इट क्लियर कि सिग्निफाइड और सिग्निफायर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। ऑग्डन एंड रिचर्ड्स ट्रायंगल। ऑग्डन एंड रिचर्ड ने एक ट्रायंगल बनाई जिसमें उसने ये वर्ड्स की जो मीनिंग है उनको एक ट्रायंगल के थ्रू शो किया। और उसने ये कहा कि एक जो वर्ड होता है वो तीन चीज़ों का रिलेशनशिप होता है, वो एक ट्रायंगल बनाता है। This relationship between words and concepts is known as triangle. Thought और reference, सबसे पहले क्या है, एक thought है, उस thought को शो करने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल किया गया और वो सिंबल जिस चीज़ की तरफ रेफ़र कर रही है उसको हम रेफरेंट कहते हैं। वो जो हॉर्स की तस्वीर अगर यहाँ लगा दी जाए तो ये रेफरेंट होगा। और सिंबल क्या है, HORSE, वर्ड हॉर्स, ये सिंबल होगा। और इन दोनों के पीछे एक थॉट थी, वो थी कि एक 4 लेग्ड एनिमल जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, जो तेज़ दौड़ सकता है, उस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया गया। उस सिंबल की जो मैनिफेस्टेशन है, जो उसकी तस्वीर होगी, वो ये रेफरेंट होगा। अब हम ये देखते हैं कि वो जो लिंक हमने देखा है कि एक लिंक है इन दोनों चीज़ों के दरमियान में, सिंबल और रेफरेंट के दरमियान में, या सिंबल और वो जो पर्टिकुलर चीज़ है, जो आइटम है, उसके दरमियान में लिंक का है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन। इन दोनों के दरमियान में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता सिंबल एंड रेफरेंट में। दैट इज़ लैंग्वेज इन द वर्ड, फॉर एग्जांपल ज़ुबान का और उस वर्ड का। दिस लिंक इज़ इस्टेब्लिश्ड वाया थॉट और रेफरेंस। ये जो लिंक है वो ज़ुबान नहीं क्रिएट करती, वो थॉट क्रिएट करती है, वो रेफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो वर्ड जो है, जो रेफरेंट जो सिंबल है वो इस्तेमाल की जाती है। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर माइंड्स, it avoids problems faced by naming the words, that is classification of words. What exactly is the associative bond of Saussure or the link between Ogden and Richard's symbol and concept? We don't relate words to concepts every time we utter them, rather this permanent association is stored in our brains. अब देखें, हमने हर दफ़ा जब उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है तो हम उस एसोसिएशन को वहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो ऑलरेडी क्रिएटेड होती है। जब भी हम हॉर्स की पिक्चर को देखेंगे तो हमारे दिमाग में फ़ौरन से एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हॉर्स क्या होता है, उसका मीनिंग हमारे दिमाग में आ जाएगा और हमारे साथ ही उसका नेम भी आ जाएगा। लिहाजा ये नेमिंग एंड द कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप। हैंस वी कैन से दैट कॉन्सेप्ट इज़ द मीनिंग ऑफ द word. We can say that concept is the meaning of the word. Many linguists conceptual view of meaning which stemmed from mentalism of Chomsky. We understand the meaning of a word just like we can read a signpost. हम meaning को बिल्कुल उसी तरह से अब हम ये देखते हैं कि पर्पस ऑफ सिमेंटिक्स क्या है। The purpose of semantics is not to search for an elusive entity called meaning. Rather, it is an attempt to understand how it is that words and sentences can mean at all or how they can be meaningful. हमने ये स्टडी करना है कि वर्ड्स को मीनिंगफुल कैसे हो सकते हैं
Wittgenstein says, don't look for the meaning of a word, look for its use. Meaning क्योंकि sometimes words का नहीं होता है, it has its use. लिहाजा वो जो use है वो हम कब करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हमने इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को हम एसोसिएट कर लेते हैं और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं. Hence, with the assistance of semantics, we can investigate use. Semantics की हेल्प से हम वर्ड्स के यूज़ को स्टडी करते हैं. और जब हम सेमेंटिक्स की बात करते हैं और हम मीनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के मीनिंग्स, ये दो तरह की सेमेंटिक्स आती है. Based on distinction between the meanings of the words and the meanings of the sentences, we can recognize two main divisions in the study of semantics: lexical semantics and phrasal semantics. Lexical semantics is the study of word meaning, whereas phrasal semantics is the study of principles which govern the construction of the meaning of phrases and of sentences, meaning out of compositional combinations of individual lexemes. Lexemes क्या होते हैं हम आगे चल के पढ़ते हैं. Lexemes क्या होते हैं. पहली चीज़ है लेक्सिकल सिमेंटिक्स जिसमें हम वर्ड्स के मीनिंग्स को स्टडी करते हैं, और दूसरी चीज़ है फ्रेजल सिमेंटिक्स जिसमें हम इन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, कंस्ट्रक्शन से बनने वाले फ्रेजेस और सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं. उसको हम फ्रेजल सिमेंटिक्स कहते हैं. और ये कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इंडिविजुअल लेक्सीम्स कंबाइन होने से बनते हैं. Moreover, we have two other types of meanings, that is sentence meaning and utterance meaning. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंटेंस मीनिंग क्या होता है? द सेंटेंस मीनिंग ऑफ द गिवन एग्जाम्पल इज द लिटरल, नंबर वन लिटरल compositional meaning as built up from the meanings of the individual words of the sentences. मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से कंपोज होके एक बिल्डअप होके एक जो सेंटेंस बनेगा उसके लिटरल मीनिंग या उसके कंपोजिशनल मीनिंग जो होंगे उसे हम सेंटेंस मीनिंग कहेंगे. We could discover the sentence meaning by finding out what its translations was in our own language. हम क्या करते हैं, जब हमने किसी सेंटेंस की कॉम्पोजिशन को समझना होता है, हमने उसका मीनिंग समझना होता है, तो हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं. और ट्रांसलेशन करते हुए हम सबसे पहले वर्ड्स को देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द डॉग्स, द बुक, बार्क्स, किताब भौंकती है. नाउ वी कम टू नो कि ये सिमेंटिकली एक रॉन्ग सेंटेंस है जबकि ये सिंटैक्टिकली एक दुरुस्त सेंटेंस है. सिंटैक्टिकली हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी जो कॉम्बिनेशन होती है, जो उसका कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, वो होता है वर्ब और नाउन का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउन का इस्तेमाल. ये नाउन फ्रेज़ द बुक एंड बाक्स वर्ब फ्रेज़ लगा और एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया. लेकिन जब हम इसके इंडिविजुअल मीनिंग देखते हैं, द का हमारे पास इंडिविजुअल मीनिंग क्या होगा, वो हमारे पास ऐसी कोई रेफरेंस उसका मौजूद नहीं है. हाँ, लेकिन थॉट मौजूद है. थॉट क्या है उसके पीछे? वो थॉट ये है कि इट इज़ एन आर्टिकल, और जो जिसका इस्तेमाल हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं. बुक किताब, बुक इज़ इसका लेक्सिकल मीनिंग भी मिलेगा, डिक्शनरी में भी आपको इसके मीनिंग मिलेंगे. बाक्स, बाक जो है वो वर्ब है और वर्ब की आगे जो प्रेजेंट फॉर्म है बाक्स यहाँ पर मौजूद है. तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल दुरुस्त है, कॉम्बिनेशन सेंटेंस का बिल्कुल दुरुस्त है. जब हम इसके इंडिविजुअल मीनिंग देखते हैं तो भी ठीक है, बुक किताब है, बाग भौंकना है. बट जब हम सेंटेंस लेवल पे आएंगे तो हम ये देखेंगे कि दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग semantically. Semantically it is wrong because there cannot be any book that could bark. Utterance meaning. The utterance meaning by contrast is the meaning which the words have on a particular occasion of use in the particular context in which they
अकर ये पर्टिकुलर होती हैं, अक्रेंसेस पर्टिकुलर होती हैं। मतलब ये है कि अक्रेंस जो अट्रेंस होती है उसको हमने ये देखना है कि वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो अट्रेंस का या तो मीनिंग ही नहीं आ सकेगा या फिर उसका मीनिंग डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्टेक्स्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अट्रेंस लिख लेते हैं, या ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है हमें कुछ समझ नहीं आता। हाँ ये है, लेकिन किस बात के लिए हाँ है? डिड यू गो? या। डिड यू स्टील माई बुक? या। अगर इस तरह की पीछे रेफरेंस मौजूद होगा, कॉन्टेक्स्ट मौजूद होगा, तो हमें इसका मीनिंग ज़्यादा इजी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी सिंपल सी अट्रेंस है ये, इट हैज़ नो मीनिंग। ना आपको इसका डिक्शनरी में मीनिंग मिलेगा, ना ही आपको इसका कोई किसी भी किस्म का कोई मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। हाँ इसका मीनिंग होगा ज़रूर, अगर ये एक अट्रेंस है तो इसका मीनिंग ज़रूर है। वो कहाँ से आएगा जनाब? वो आएगा इसके कॉन्टेक्स्ट से। अगेन, विल यू कम माई होम? नाउ इट कैन हैव अ मीनिंग। Are you the boy? Yes, now it is giving a meaning. So we have here with us two types of meaning. One is sentence meaning and the other one is utterance meaning. Sentence meaning compositions of words से create होती है, जबकि utterance जो है वो random होती है।